हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज डॉक्टर सुजीता वर्मा। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटोर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वन शॉर्टेड वीडियो लेक्चर जिसका नाम है हेरिडिटी। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये चैप्टर काफी हेल्पफुल है। छोटा चैप्टर है बट क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से 100% होती है और यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को समझना काफी आसान है, बट बच्चे इसे आसानी से समझ नहीं पाते हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक ये वीडियो लेक्चर आप देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी। तो आइए देखते हैं इस हेरिडिटी चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस हेरिडिटी चैप्टर की बात करें तो हमें इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि व्हाट इज द हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है एंड वेरिएशन से क्यों आते हैं एंड कुछ बेसिक टर्म है लाइक होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग मेंडलिज्म में पढ़ेंगे कि लाइक इसमें मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में कौन से प्लांट लिए थे एंड उनका बेसिस क्या था, उनके हाइब्रिडाइजेशन का क्या नाम था एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग बनाना भी सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सारी चीजें भी यहाँ हम डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेंडल्स के लॉ कौन सा है, लाइक कि इनके लॉ में कौन सा लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस से डिराइव हुआ है, कौन सा लॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस से डिराइव हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी। बात करते हैं हेरिडिटी की, तो क्या है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी इंडिविजुअल, या फिर कहें ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस सबकी बात कर रहा है, उसे ही क्या बोलेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हेरिडिटी, व्हाट इज द हेरिडिटी। यहां पर देखिए हेरिडिटी का डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच कैरेक्टरिस्टिक रिजेम्बलेंसेस एंड डिफरेंसेस, मीन जो भी कैरेक्टरिस्टिक है या जो भी सिमिलरिटी है या जो भी डिफरेंसेस है वो सब पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या फिर कहें पेरेंट टू देयर प्रोजेनी इंडिविजुअल, पेरेंट से उनके प्रोजेनी इंडिविजुअल में पास होते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, जीन है। जीन क्या है, हेरिडिटी की बेसिक यूनिट है। आइए समझते हैं, अगर हम बात करें ये कि ह्यूमन के बॉडी के सेल का, तो हमारी बॉडी का हर एक सेल क्या है, डिप्लॉयड है। हर एक सेल के पास न्यूक्लियस होगा और हर एक न्यूक्लियस में डीएनए होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए यह एक ह्यूमन बना हुआ है, इसके बॉडी का एक सेल हम देख रहे हैं। इस सेल के अंदर यहाँ पर आपको क्या न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस का पोर्शन है। इसमें आपको क्या दिखाया गया है, जेनेटिक मटेरियल, बोले तो ये क्रोमोसोम दिखाया गया, इनका डीएनए दिखाया गया है। ये जो क्रोमोसोम है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही मिलकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अब देखिए अगर इस क्रोमोसोम के कुछ पार्ट को हम ये क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, इसको कुछ पार्ट को हमने ले लिया क्रोमोसोम का, तो जिसे हमने क्या बोल दिया है, डीएनए बोल दिया है। मींस कि एक तरह से हम बात करें कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं वही क्या बनाते हैं, वही डीएनए बनाते हैं। डीएनए ही हाईली कंडेंस एंड क्वाइल्ड होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। इस क्रोमोसोम का हमने कुछ पार्ट ले लिया है जिसे हम डीएनए बोल रहे हैं। इस डीएनए के सेगमेंट को, जो डीएनए का सेगमेंट होता है वही जीन होता है, डीएनए का सेगमेंट ही जीन है। तो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, डीएनए का ऑल सेगमेंट जीन नहीं हो सकता है, बट जीन जो है उस सब का सब क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है। तो आपका यहाँ क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन का, व्हाट इज द वेरिएशन। अभी हमने इससे पहले हेरिडिटी पढ़ा, वेरिएशन की बात करें, आप देखते होंगे कि आप हैं अपने मम्मी पापा से अलग दिखते हैं, आपस में अलग दिखते हैं, भाई बहनों से अलग दिखते हैं, अपने दोस्तों से दिखते हैं अलग। इन सब का मेन रीजन क्या है, ये जो वेरिएशन आता है ये क्यों आता है।
तो इसकी अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली बात वेरिएशन क्या है? वेरिएशन, इफ ए प्रोजेनी इंडिविजुअल डिफर एमंग एंड आल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट, अगर प्रोजेनी इंडिविजुअल आपस में भाई बहनों में अलग दिखते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, तो वही क्या कहलाएगा? वेरिएशन कहलाएगा। जो वेरिएशन है बेसिकली आता कहाँ से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। जिस टाइम पर मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, उसी टाइम पर जब बहुत सारे सेल बन रहे होते हैं, उसी समय डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, बहुत सारे डीएनए की कॉपी बन रही होती है, और उस डीएनए के जो उस डीएनए पर जीन होते हैं उनके सीक्वेंस में चेंज की वजह से हमें ये वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएशन क्या है? प्रोजेनी इंडिविजुअल डिफर एमंग एंड आल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो आइए देखते हैं यहाँ पर वेरिएशन क्या है। The progeny individual differ among and also from their parent is called variation। अब वहीं पर बात करते हैं वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जो वेरिएशन है इससे इस बदलते हुए इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद को एडॉप्ट कर पाता है। इस बदलते हुए इन्वायरमेंट में खुद के इंडिविजुअल के एडॉप्ट में भी, कि इस बदलते हुए इन्वायरमेंट में खुद को एडॉप्ट कर पाए, सर्वाइव कर पाए, तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। इसके अलावा जो ये वेरिएशन है, इन्हीं से क्या आता है? इवोल्यूशन आता है। इन्हीं से न्यू स्पीसीज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो वेरिएशन होता है वो स्मॉल होता है, बहुत सारे स्मॉल वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं जिससे लार्ज वेरिएशन आता है, और उस लार्ज वेरिएशन से ही हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं वेरिएशन विद इन ए स्पीसीज कॉज्ड बाय। जो वेरिएशन है एक स्पीसीज में बाय म्यूटेशन आ सकता है और बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ सकता है। यहाँ पर देखिए, ये जो वेरिएशन हमको व्हाट कॉजेज वेरिएशन विद इन द स्पीसीज, वेरिएशन की वजह से ही ऐसा है कि एक इंडिविजुअल इतना लंबा आपको दिख रहा है और एक इंडिविजुअल इतना छोटा आपको दिख रहा है। तो ये जो वेरिएशन है इसके मेन कॉज क्या क्या है? फर्स्ट तो म्यूटेशन हो गया, और सेकेंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान कैसे वेरिएशन का एक्यूमुलेशन होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वेरिएशन आता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। तो बेसिकली हमें जो मेजरेबल वेरिएशन देखने को मिलता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी वेरिएशन आता है, लेकिन वो वेरिएशन इतना माइनर होता है, वो हमको क्लियरली मेजरेबल नहीं होता है। तो वेरिएशन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों से आते हैं, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत माइनर वेरिएशन होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर asexual reproducing organism there would be only very minor variation। asexual reproduction में बहुत ही माइनर, बहुत ही स्मॉलर वेरिएशन देखने को मिलता है ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। यहाँ पर बहुत ही स्मॉल एक्यूरेसी, जब यहाँ डीएनए की कॉपी हो रही होती है, बहुत ही हल्का फुल्का चेंज आता है उनके डीएनए में, इसी वजह से हमें यहाँ वेरिएशन बहुत ही माइनर देखने को मिलता है। वहीं पर बात करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है इनमें हमें ग्रेट वेरिएशन, आपको क्या ध्यान देना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें ओनली माइनर वेरिएशन देखने को मिलता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलता है जो कि मेजरेबल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है दो पेरेंट का, यहाँ पर टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस वजह से हमें मेजरेबल वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है, इसी वजह से वेरिएशन काफी स्मॉल होता है। अब ये जो भी इनहेरिट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, उसकी बात किया जाए तो ये दोनों पेरेंट से इनहेरिट होंगे। कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो मदर से जाएंगे, कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो फादर से जाएंगे। इन दोनों के कैरेक्टर को मिल करके एक यूनिक नया स्पीसीज बनता है। ये वही लिखा हुआ आपका, inherit the characteristic from both parents but the way they combine makes the offspring unique। मेल एंड फीमेल से, इनके पेरेंट्स से अलग अलग पेरेंट हैं, उनसे ये कैरेक्टर जा रहे हैं, जिसके वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो काफी यूनिक होता है। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो सिर्फ उनके मदर से मिलते हैं,
कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो सिर्फ उनके फादर से मिलते हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो ना तो उनके मदर से मिलते हैं और ना तो उनके फादर से मिलते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर ये जो आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेरिएशन है। ये जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वेरिएशन यहाँ भी होता है लेकिन बहुत ही माइनर होता है, जिसकी वजह से हम मेजर नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जाएंगे तब जाकर इनमें मेजरेबल वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मान लो यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें स्मॉल वेरिएशन आया होगा और इस स्मॉल वेरिएशन से 1 से 2 बने। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज है, इनके जो हेड का कलर है ये हो गया बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कॉपी है, सिर्फ यहाँ पर हल्का सा कलर में आपको यहाँ डिफरेंस दिखाया गया इनके हेड में, तो यहाँ पर बहुत हल्का सा वेरिएशन। अब आगे का जब ये 1 से 2 में डिवाइड होंगे तो अब देखिए यहाँ पर ये इतना पार्ट अलग आपको दिख रहा है, इतना पार्ट आपको अलग दिख रहा है, ये और वेरिएशन यहाँ पर बढ़ा, और यहाँ पर भी वही देखिए इतना कलर और इतना। फिर इसके बाद जो नई जनरेशन आएगी तो ये जो वेरिएशन है काफी माइनर होता है, जो कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं। बहुत अरसे के बाद हमको ये वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो अब वहीं पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेट का। अगर हम ट्रेट की बात करें तो ट्रेट क्या होते हैं, देखिए ट्रेट के टाइप्स की बात करें तो ट्रेट्स 2 टाइप के होंगे, एक तो होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स और एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। अगर एक्वायर्ड ट्रेट्स की बात करें और इनहेरिटेड ट्रेट की बात करें, एक्वायर्ड ट्रेट क्या है, जो हम अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। आफ्टर बर्थ जो लाइफ टाइम में हम अचीव करते हैं वो एक्वायर्ड बर्थ है और वो एक्वायर्ड ट्रेट है। और इनहेरिटेड ट्रेट क्या है, जो हमें बाय बर्थ मिलता है। जो ट्रेट हमें बाय बर्थ मिलता है उसे इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं, जो आफ्टर बर्थ हम अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हैं वो एक्वायर्ड होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे जन्म से ही पता चलता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, या फिर इनके अलावा हम बात कर लेते हैं उनके आई का जो कलर है या फिर उनके स्किन या हेयर का कलर है, ये सब क्या है, इनको बाय बर्थ मिलता है, तो ये इनहेरिटेड ट्रेट है। स्किन का कलर, आई का कलर, हेयर का कलर, ये बाय बर्थ मिलता है, इस वजह से ये इनहेरिटेड है। एक्वायर्ड की हम बात करें, एक्वायर्ड ट्रेट जैसे कि आफ्टर बर्थ लोग सिंगिंग सीखते हैं, डांसिंग सीखते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं, साइकिलिंग सीखते हैं, ये सारी चीजें आपका क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट में आ जाएंगे, क्योंकि ये आफ्टर बर्थ अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हैं, अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं। तो आइए देखते हैं एक्वायर्ड में, those traits that are developed by the individual during his lifetime। और वहीं पर बात करते हैं इनहेरिटेड का, तो those traits which are present in an individual since birth, जो बर्थ से ही प्रेजेंट होगा वो इनहेरिटेड ट्रेट होगा, और जो अपने जिस टाइम पर इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है अपने लाइफ टाइम में जो अचीव करते हैं आफ्टर बर्थ, उन्हें हम एक्वायर्ड ट्रेट कहेंगे। अब देखिए जो एक्वायर्ड ट्रेट है ये जो है, ये चेंजेस इनको कैसा होगा, ये नॉन रिप्रोडक्टिव चेंजेस है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव है, एक्वायर्ड ट्रेट इन्हें मिलेगा। एंड जबकि जो इनहेरिटेड है ये रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन डीएनए, इनके डीएनए में जो चेंज होता है उसकी वजह से इनहेरिटेड ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट बी पास्ड, एक्वायर्ड ट्रेट जो है कभी भी पास नहीं होता। जो एक्वायर्ड ट्रेट है ये पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी इंडिविजुअल में कभी भी पास नहीं होता है, जबकि इनहेरिटेड ट्रेट पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी इंडिविजुअल में पास होता है। तो वही लिखा, दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन द प्रोजेनी, कभी भी एक्वायर्ड ट्रेट प्रोजेनी इंडिविजुअल में पास नहीं होगा। और यहाँ इनहेरिटेड की बात देखिए, यहाँ पर ट्रांसमिटेड होता है इनके प्रोजेनी इंडिविजुअल में। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर पियर्स ईयर, अगर आप लोग जो कान में कुछ पहनने के लिए कान को छिदवाते हैं उसमें कुछ पहनना होता है, तो अगर कान की पियर्सिंग हुई है तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा तो होगा नहीं कि वो पहले से ही पता चल रहा है उसके कान में यहाँ पर पियर्सिंग हुई है
और हमें अब वापस पियर्सिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा तो देखने को मिलता नहीं है, वापस से उसे फिर पियर्सिंग करवानी पड़ती है। वहीं पर जो ये लोग अपना बाइसेप ट्राइसेप्स मसल्स बनाते हैं, आप लोग जो जिम सिम जाते हैं, अगर इनकी बात करें हम, तो ये ऐसा तो होता नहीं है कि पहलवान का बच्चा पहलवान होगा, ये तो हम लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती है वो इनहेरिटेड ट्रेट है, वो ट्रांसमिट होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आई का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया और हेयर का कलर हो गया, ये कैसे हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म है, ये भी बहुत जरूरी है। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्रोमोसोम का। व्हाट इज द क्रोमोसोम? जो क्रोमोसोम है वह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है किसका? डीएनए का। तो सबसे पहले क्या है कि जो डीएनए है एक तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए है, यही डीएनए कंडेंस एंड क्वाइल्ड होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द हैप्लॉइड? हैप्लॉइड का क्या मतलब है कि जैसे कोई प्रोजीनी इंडिविजुअल है, अगर हम ह्यूमन के बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी की हर एक सेल डिप्लॉयड होती है और हर एक सेल के पास क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है। जैसे डिप्लॉयड की अगर हम लोग बात करें, देखिए 2n इक्वल टू कितना होगा? 46 होगा। अब हैप्लॉइड का मतलब 2n मतलब 46 है। अगर हैप्लॉइड की बात करें तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो हैप्लॉइड क्या है? वन सेट ऑफ, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो समझ में आया हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड क्या है? डिप्लॉयड का मतलब जो हमारे डीएनए में क्रोमोसोम है, मतलब 2n इक्वल टू, हर एक का अपना अपना क्रोमोसोम अलग होता है, जैसे प्लांट का अलग होगा, ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम अलग होगा, एंड बाकी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर हम ह्यूमन का लेकर चल रहे हैं क्योंकि यह आप लोगों के लिए काफी आसान होगा समझना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलील्स का। व्हाट इज द एलील्स? सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं एलील क्या है, देखिए एक जीन के 2 एलील होते हैं और 3 एलीलिक पेयर होते हैं। हमने क्या कहा? एक जीन के 2 एलील्स होंगे और 3 एलीलिक पेयर होंगे। तो यही बोल रहा है, एलील्स आर ए पेयर ऑफ जीन्स। जीन का जो एक पेयर है वही क्या है? एलील है, जो कि पाया कहाँ जाता है? एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पाया जाएगा और एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर पाया जाएगा और कंट्रोल करेगा सेम ट्रेट को, और कंट्रोल करेगा सेम ट्रेट को। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर हमने एक जीन लिया, एक जीन है वो है कैपिटल टी, ये वन जीन है। वन जीन के कितने एलील होंगे? तो 2 एलील होंगे, एक तो कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा, एक जीन के 2 एलील। अब देखिए, और कितने एलीलिक पेयर होंगे? तो 3 एलीलिक पेयर होंगे। कौन कौन से हैं? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, 3 एलीलिक पेयर होंगे। अब चलिए बात आता है होमोजाइगस क्या है और हेट्रोजाइगस। चलिए इससे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो एक जीन के 2 एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी किसे शो करेगा? डोमिनेंट एलील को, स्मॉल टी शो करेगा रिसेसिव एलील को। अब देखिए इसके 3 एलीलिक पेयर है, ये कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है। अब समझते हैं होमोजाइगस क्या है एंड हेट्रोजाइगस क्या है। होमोजाइगस का मतलब है यहाँ पर कि अगर जो है एक भी यहाँ पर डोमिनेंट एलील होगा तो चाहे होमोजाइगस के फॉर्म में हो, अच्छा ठीक है, अभी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ही समझ लेते हैं। होमोजाइगस की बात करें, जैसे सेम टाइप का जो इनका एलील है, या तो स्मॉल टी हो या फिर कैपिटल टी हो, जिसे क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। जो एलील है वो सेम टाइप का होना चाहिए, या तो कैपिटल टी हो या तो स्मॉल टी हो, उसे होमोजाइगस कहेंगे। वहीं पर बात करते हैं हेट्रोजाइगस का, तो जो हेट्रोजाइगस है उसमें जो दोनों एलील होंगे, एक कैपिटल टी होगा तो एक स्मॉल टी होगा, तो इसे क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। आइए देखते हैं होमोजाइगस क्या है। इंडिविजुअल कैरिंग 2 आइडेंटिकल एलील, जो 2 आइडेंटिकल एलील है, या तो वो कैपिटल आर या स्मॉल आर
या फिर बोल सकते हैं कैपिटल टी, या फिर बोल सकते हैं स्मॉल टी हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे, होमोजाइगस। वहीं पर while इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बियरिंग डिफरेंट एलील बोले कैपिटल आर स्मॉल आर या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बोल सकते हैं, ये क्या होगा आपका हेट्रोजाइगस होगा। ये सारे टर्मिनोलॉजी को आपको काफी ध्यान रखना है, तभी आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट क्या है एंड रिसेसिव ट्रेट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव का। देखिए डोमिनेंट ट्रेट की बात करें, यहाँ पर इनका जो एलील है उसमें से अगर एक भी एलील डोमिनेंट के फॉर्म में होगा तो अपनी डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। अगर डोमिनेंट एलील चाहे होमोजाइगस के फॉर्म में हो चाहे हेट्रोजाइगस के फॉर्म में हो, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। वहीं पर बात करते हैं रिसेसिव का। रिसेसिव अपने कैरेक्टर को तभी एक्सप्रेस करेगा जब ये होमोजाइगस के फॉर्म में होगा। डोमिनेंट में अगर एक भी एलील वहां पर डोमिनेंट के फॉर्म में होगा, चाहे वो होमोजाइगस हो या फिर हेट्रोजाइगस हो, वो अपने डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा। वहीं पर रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव के लिए वो तभी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा जब उसके दोनों एलील कैसे हो, होमोजाइगस के फॉर्म में हो। यहाँ पर देखिए लिखा है इट इज एक्सप्रेस्ड व्हेन बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर डोमिनेंट। ये जो डोमिनेंट ट्रेट है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब दोनों एक जीन के दोनों एलील कैसे हो, एक जीन के दोनों एलील हो या फिर दोनों एलील डोमिनेंट हो या फिर एक एलील डोमिनेंट हो। डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब एक जीन के दोनों एलील या तो डोमिनेंट हो या तो कोई एक एलील डोमिनेंट हो, तो ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। वहीं पर बात करते हैं डोमिनेंट एलील को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। डोमिनेंट एलील को किससे डिनोट करेंगे, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। आइए देखते हैं रिसेसिव ट्रेट्स क्या है। जो रिसेसिव ट्रेट्स है ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा, तभी शो करेगा जब एक जीन के दोनों एलील कैसे हो, रिसेसिव फॉर्म में हो। एक जीन के दोनों एलील जब रिसेसिव फॉर्म में हो तभी अपने आप को रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस कर पाएगा। जो रिसेसिव एलील है इसे डिनोट करते हैं एक स्मॉल लेटर से। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। चलिए अब समझते हैं फिनोटाइप क्या है एंड जीनोटाइप क्या है। अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर किसी इंडिविजुअल को डिफाइन करें वो क्या है, फिनोटाइप है। अगर जेनेटिक मेकअप के बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करें तो वो क्या है, आपका जीनोटाइप है। यहाँ पर देखिए ये है आपका फिनोटाइप और ये है आपका जीनोटाइप। हमने क्या किया, यहाँ पर 3 प्लांट हैं, ये हमने पी प्लांट ले रखा है। इन प्लांट को हमने ऐसे बाहर से देखा, हमने कहा ये फ्लावर का जो यहाँ कलर है ये पर्पल है, इसका भी कलर पर्पल है और इसका जो कलर है व्हाइट है, तो हम इसके फिनोटाइप को बता रहे हैं। अगर हम ऐसे इस प्लांट को बाहर से ही देख के बता रहे हैं इनका कलर क्या है, इनकी हाइट क्या है, ये सारी चीजें, तो मतलब हम इनके फिनोटाइप को बता रहे हैं। अब कह रहे हैं ये जो पर्पल वाला है इसका जो यहाँ पर जो पर्पल वाला है इसका जीनोटाइप यहाँ पर कैपिटल बी है। मतलब हमने क्या बताया, जीनोटाइप बताया, जेनेटिक मेकअप बताया। अगर इस वाले पर्पल की बात करें तो इसका जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। मतलब हमने क्या बताया, इस पर्पल वाले पी प्लांट का हमने जीनोटाइप बता दिया। अब यहाँ पर इस वाले पी प्लांट का कलर कैसा है, व्हाइट है, तो व्हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होगा वो स्मॉल बी होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तो हम यहाँ पर जीनोटाइप बता रहे हैं। समझ में आया फिनोटाइप क्या है। एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर दी वो क्या है, फिनोटाइप। और किसी ऑर्गेनिज्म को उनके जेनेटिक मेकअप के बारे में बताए तो हम क्या बता रहे हैं, उनके जीनोटाइप को बता रहे हैं। वही लिखा है फिनोटाइप इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट, मतलब बाहर से देखकर ऐसे हम इनको बता दें। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप इज एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बताता है, जेनेटिक मेकअप को बताता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडल्स को। ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ये जो आपको यहाँ पर फोटो बनी हुई दिखाई गई है, ये इन्हें पहचान लीजिए, इनका फोटो, ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का, तो इनका जो बर्थ हुआ था 1822 में हुआ था और इनका जो डेथ है
वो 1884 में हुआ था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 7 ईयर तक किया था। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बेसिस कितने लिए थे? 4 बेसिस लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे और 14 ट्रेड्स लिए थे। आइए सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पढ़ते हैं। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनका बर्थ कब हुआ था? 1822 में, और इनका डेथ कब हुआ था? 1884 में। इनका जो कैरियर था, इनका जो लाइफ था वो सिर्फ कितने साल का था? तो इनका जो लाइफ था वो 62 ईयर का था। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? गार्डन पी था, जिसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवम। वहीं पर बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट का। इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, 1856 टू 1863 तक किया था। और इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? तो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इनका जो वर्क पब्लिश हुआ था वो 1865 में पब्लिश हुआ था। मेंडल ने जो वर्क किया था वो 35 ईयर तक अनरिकॉग्नाइज रह गया था, क्योंकि उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ही वीक था। वहां पर कोई सोशल मीडिया नहीं थी, जिसकी वजह से इनका ये जो वर्क था अज्ञात रह गया था। कितने साल तक? तो 35 साल तक, 35 साल तक। इनका लैब वापस से रिडिस्कवर हुआ था कब? 1900 में। 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा रिडिस्कवर हुआ। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? मिस्टर कोरेंस, डी ब्रीज एंड शेरमांग था। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 साइंटिस्टों ने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया। आइए यहां पर देखते हैं। अभी अभी हमने क्या बोला था कि मेंडल ने हमने ये बोला कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने बेसिस लिए थे। मेंडल ने कितने बेसिस लिए थे? 4 बेसिस लिए। तो वो बेसिस देखिए जरा। स्टेम इन्होंने लिया था, फ्लावर लिया था, पॉड लिया था और सीड लिया था। ये 4 बेसिस इन्होंने लिए थे। वहीं पर बात करते हैं कैरेक्टर का। तो इन्होंने कैरेक्टर कितने लिए थे? तो 7 कैरेक्टर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। स्टेम का इन्होंने हाइट लिया था, फ्लावर का इन्होंने कलर और पोजीशन लिया था, पॉड का कलर और शेप लिया था, सीड का कलर और शेप लिया था। अब वहीं पर बात करते हैं, हमने बोला इन्होंने ट्रेड कितने लिए? तो ट्रेड इनके 14 थे। ये जो है ये है ट्रेड। ट्रेड में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। 7 डोमिनेंट ट्रेड थे और 7 रिसेसिव ट्रेड थे। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेसिस कितने लिए? 4 लिए। कैरेक्टर कितने लिए? 7 लिए। ट्रेड कितने लिए? 14 लिए। और एक कैरेक्टर या एक ट्रेड यहाँ पर डोमिनेंट था और दूसरा यहाँ पर रिसेसिव था। अब आइए देखते हैं, स्टेम की हाइट की बात करें तो उसका डोमिनेंट टॉल होगा और रिसेसिव ड्वार्फ होगा। वहीं पर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर की कलर की बात करें तो डोमिनेंट वायलेट होगा और रिसेसिव यहाँ पर व्हाइट होगा। पोजीशन की बात करें फ्लावर की तो डोमिनेंट फॉर्म एक्सियल होगा और रिसेसिव फॉर्म टर्मिनल होगा। अब वहीं पर बात करते हैं पॉड के कलर का। तो पॉड का जो कलर होगा डोमिनेंट इसका ग्रीन होगा, रिसेसिव इसका येलो होगा। वहीं पर बात करते हैं पॉड के शेप का। तो पॉड का जो शेप है इसका डोमिनेंट इन्फ्लेटेड और फुल होगा और इसका रिसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। अब वहीं पर सीड के कलर की अगर बात करें तो सीड का जो कलर है उसका डोमिनेंट फॉर्म येलो होगा और रिसेसिव फॉर्म ग्रीन होगा। और सीड के शेप की बात करें तो डोमिनेंट फॉर्म राउंड होगा और रिसेसिव फॉर्म रिंकल्ड होगा। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है अगर मेंडल्स की लॉ को हमें अच्छे से समझना है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर मेंडल ने जो यूज किए थे नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पेपर। ये देखिए यहाँ पर डोमिनेंट, अभी हमने क्या बोला, इन्होंने फ्लावर का कलर पर्पल लिया था तो ये पर्पल यहाँ डोमिनेंट है और ये फ्लावर का ये देखिए जो कलर है ये व्हाइट है। जो प्लांट की हाइट इन्होंने लिया था, एक टॉल लिया था, एक ड्वार्फ लिया था। ये देखिए आपको टॉल दिख रहा है, ये आपको ड्वार्फ या फिर शॉर्ट दिख रहा है। सीड के कलर की बात करें तो इसका डोमिनेंट देखिए येलो है, बढ़िया अच्छा खासा येलो कलर आपका दिख रहा है और ये रिसेसिव यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है। और सीड का जो शेप है यहाँ पर येलो वाला जो है ये आपको कैसा दिख रहा है, राउंड है और ये वाला देखिए रिंकल्ड दिख रहा है, इस तरह से है, रिंकल्ड है मतलब मुरझाया हुआ है। और पॉड कलर की अगर बात करें तो इसका जो फूल है ये ग्रीन है आपको दिख रहा है,
मतलब ये जो पॉट का कलर है यहाँ पर डोमिनेंट ग्रीन है और यहाँ रिसेसिव क्या है, येलो है। पॉट के शेप की बात करें, देखिए इन्फ्लेटेड एंड फुल है और ये देखिए किस तरह से ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है। और फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए फ्लावर जो है एकदम एक्सियल पर है, लीफ के एक्सिस पर है और यहाँ रिसेसिव फॉर्म लीफ के बिल्कुल टर्मिनल पर है। तो आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो हाइब्रिडाइजेशन किए थे, उसके स्टेप्स क्या हैं? तो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या किया, इन्होंने पी प्लांट लिया, इन्होंने पेरेंट का सिलेक्शन किया। सबसे पहले क्या किया, पेरेंट का सिलेक्शन किया, फिर इमैस्कुलेशन किया। इमैस्कुलेशन क्या है, इन्होंने जो पी का फ्लावर लिया उसके मेल वाले पार्ट को इन्होंने क्या कर दिया, हटा लिया। बेसिकली ध्यान रखना ये जो स्टेप्स होते हैं ये किसके लिए होते हैं, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होंगे उसके लिए होगा। तो यहाँ पर जो इमैस्कुलेशन इन्होंने क्या किया, इमैस्कुलेशन में एंथर वाले पार्ट को हटा देते हैं, जो मेल का पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसे हटा देंगे और उस फ्लावर में फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा। अब क्या करेंगे, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटाने के बाद उस फ्लावर को ढक देते हैं, उस फ्लावर की बैगिंग कर देते हैं और फिर जब वो फ्लावर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल का मैच्योर हो जाता है तो उसमें डिजायरेबल पॉलन ग्रेन की क्या कर देते हैं, डस्टिंग कर देते हैं, फिर अगेन उसकी रिबैगिंग करते हैं जिससे कोई अदर फ्लावर उसको पॉलिनेट ना कर दे, फिर रिबैगिंग कर देंगे। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का ये मेथड्स भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, देन इमैस्कुलेशन करेंगे, देन बैगिंग करेंगे, देन डस्टिंग करेंगे डिजायरेबल पॉलन ग्रेन का एंड देन वापस इसे रिबैगिंग कर देंगे। अब बात आते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट का। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कौन कौन से लॉ यहाँ पर डेराइव हुए? तो मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो वन जीन पर था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इन्होंने एक जीन को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। तो इससे कौन से दो लॉ डेराइव हुए? तो एक लॉ डेराइव हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस का और एक लॉ डेराइव हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। अब वहीं पर बात कर लेते हैं, जब मेंडल के सेकेंड लॉ का, इसे मोनोहाइब्रिड, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को मोनोहाइब्रिड बोला जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन को डाई हाइब्रिड बोला जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए जो वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। यहां से दो लॉ डिराइव हुए, फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो मेंडल का सेकेंड लॉ है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, यहां से एक लॉ डिराइव हुआ जो है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस डिराइव हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिराइव हुआ एंड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिराइव हुआ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मेंडल ने वन जीन लिया था। मेंडल ने जीन कितने लिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? तो वन जीन लिए थे। एंड हमने आपको बताया एक जीन के एलील कितने होते हैं? तो टू एलील होते हैं। मेंडल ने जीन वन लिए थे, एलील कितने लिए थे? टू लिए थे। कैरेक्टर इन्होंने वन लिए थे और क्या कैरेक्टर लिया था इन्होंने? हाइट लिया था। हाँ, अब बात आती है कैरेक्टर किसे कहेंगे, ट्रेट कैसे कहेंगे। कैरेक्टर क्या है? डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल का जो डिफाइनिंग फीचर है उसे कैरेक्टर कहते हैं। जैसे हम पूछ रहे हैं इस पर्सन की हाइट क्या है, इसकी कलर क्या है, तो हम क्या पूछ रहे हैं? उसके कैरेक्टर को पूछ रहे हैं। कोई मुझे बता रहा है वो जो पर्सन है वो बहुत लंबा है कि छोटा है, या वो पर्सन गोरा है या काला है, तो कोई मुझे उसके ट्रेट को बता रहा है। तो कैरेक्टर क्या है? डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी इंडिविजुअल। ट्रेट क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर को क्या बोलेंगे? यहाँ पर ट्रेट कहेंगे। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वन जीन लिया था, एलील कितने लिए थे? टू लिए थे। कैरेक्टर कितने लिए थे? वन लिए थे। और कैरेक्टर क्या था यहाँ पर? हाइट था। वहीं पर बात करते हैं ट्रेट का। ट्रेट इन्होंने टू लिया था। डोमिनेंट वाला टॉल होता है और रिसेसिव वाला यहाँ पर ड्वार्फ होगा। जो पेरेंट प्लांट था तो टू पेरेंट प्लांट लिए थे। एक तो इन्होंने प्योर होमोजाइगस टॉल लिया था और एक इन्होंने प्योर
होमोजाइगस ड्वार्फ लिया था। चलिए ये देखिए, यहां पर आपको दिखाया गया है, ये देखिए जो पेरेंट यहां पर लिया गया प्योर टॉल का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी होगा। ये प्योर ड्वार्फ लिया गया है, इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी होगा। देखिए जो प्योर टॉल है, अगर सेम टाइप के एलील है वहां पर एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। अगर सेम टाइप के एलील है तो एक टाइप के गैमीट बनेंगे, अगर डिफरेंट टाइप का एलील है तो डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। अब देखिए ये प्योर टॉल है, अब इस प्योर टॉल की बात करें तो यहाँ पर जो गैमीट बनेगा वो कैपिटल टी बनेगा, होमोजाइगस के फॉर्म में है। यहाँ पर स्मॉल टी है तो यहाँ पर जो गैमीट बनेगा वो स्मॉल टी बनेगा। अब क्या इस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये क्या है, ये गैमीट है। ये देखिए पेरेंट का ये फिनो, हमने बोला प्योर टॉल मतलब ये पेरेंट का फिनोटाइप है, और प्योर डॉर्फ ये पेरेंट का ये भी क्या है, फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है, देखिए अगर प्योर टॉल का जीनोटाइप कैपिटल टी और प्योर डॉर्फ का जो जीनोटाइप स्मॉल टी है। अगर यहाँ पर बात करते हैं गैमीट्स का, अब देखिए इस कैपिटल टी से कैपिटल टी गैमीट बना, स्मॉल टी से स्मॉल टी गैमीट बना। हमने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस करवा दिया। अब यहाँ पर जो F1 जनरेशन है वो हाइब्रिड टॉल होगा, F1 जनरेशन हाइब्रिड टॉल होगा। F1 जनरेशन को फिलियल 1 जनरेशन भी कहा जाता है। अब देखिए अब इनका क्या हो, जो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी जितने भी इसके ऑफस्प्रिंग आएंगे सब कैसे होंगे, हाइब्रिड टॉल होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी सेल्फिंग करवा देंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी की यहाँ पर इनके क्या करवा देंगे, सेल्फिंग करवा देंगे। सेल्फिंग करवाने के बाद यहाँ पर देखिए जो F1 जनरेशन है, जो यहाँ पर सेल्फिंग करवाने के बाद F2 जनरेशन हमें मिलेगा। अब देखिए चलिए F2 जनरेशन ये समझते हैं, ये हमको है ये कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक पेरेंट हमने ले लिया ये कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। हमने इसमें से एक को मेल मान लिया और एक को हमने इसमें से फीमेल मान लिया। अब इसका पहले गैमीट बताया, हमने कहा अगर सेम टाइप का है तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। यहाँ देखिए कैपिटल टी था तो कैपिटल टी टाइप का गैमीट बन गया। यहाँ डिफरेंट टाइप का है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ गैमीट भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो गैमीट भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। तो अगर सेम टाइप का होगा तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, डिफरेंट टाइप का होगा तो 2 टाइप का बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये मेल वाले गैमीट को, इन दोनों गैमीट को हमने यहाँ पर इसे पुनेट स्क्वायर बोला जाता है, इसमें हमने रख दिया। यहाँ देखिए मेल को किस पे हम रखते हैं, मेल को यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और फीमेल को यहाँ पर वाई एक्सिस पर रखते हैं। अब देखिए मेल का यहाँ पर कैपिटल टी रखा और इस वाले गैमीट को यहाँ रख दिया, फीमेल के इस वाले गैमीट को यहाँ रखा और इस वाले गैमीट को यहाँ रखा। एक बार इसको उठाकर इसके साथ क्रॉस करवा कर यहाँ लिख दिया, एक बार इसको उठा के इसके साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिख दिया, एक बार इसको उठाकर इसके साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिख दिया, एक बार इसे उठाया इसके साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिख दिया। इसका इसके साथ क्रॉस करवाया कैपिटल टी आया जो कि टॉल होगा, फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो और इसका इसके साथ क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी आया, इसका इसके साथ क्रॉस करवाया तो स्मॉल टी आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हमने बोला था कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अगर उसमें से दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट एलील हो या फिर कोई एक के जो है डोमिनेंट एलील हेटेरोजाइगस के फॉर्म में हो, तब वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। कैपिटल टी है तो दोनों डोमिनेंट वाले एलील है तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर क्या आ जाएगा, टॉल आ जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है मतलब एक यहाँ पर डोमिनेंट एलील है, एक यहाँ रिसेसिव एलील है, तो डोमिनेंट वाला अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा टॉल। अब देखिए जो कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी यहाँ टॉल होगा। अब स्मॉल टी है, अब यहाँ पर देखिए आपका ये होमोजाइगस तो है बट ये दोनों जो एलील है वो रिसेसिव वाले हैं। रिसेसिव एलील जब होमोजाइगस के फॉर्म में होंगे तब अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। ये कैसा आ गया, ड्वार्फ आ गया। अब देखिए बाहर से देखकर मान लीजिए यहाँ पर 4 प्लांट है, हमने बाहर से देखा, हमने कहा तो ये जो है इसमें से 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है, मतलब हमने ऐसे बताया कि इसमें 3 टॉल है और 1 शॉर्ट या डॉर्फ है। इसका मतलब हम इसके फिनोटाइप को बता रहे हैं। जब हम कह रहे हैं 3 टॉल है 1 शॉर्ट है मतलब फिनोटाइप बता रहे हैं। लेकिन जब हम इसी में से कह दें कि इसका जो टॉल होमोजाइगस है कैपिटल टी है, जो टॉल हेटेरोजाइगस है कैपिटल टी स्मॉल टी है, जो होमोजाइगस ड्वार्फ है स्मॉल टी है, तो ये हम क्या बता रहे हैं, जीनोटाइप को बता रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो फिनोटिपिक रेशियो में 3 टॉल होंगे 1 डॉर्फ होंगे,
तो आपको 3:1 का रेशियो मिल जाएगा, 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो इनके जेनेटिक मेकअप को देख के करेंगे तो यहाँ पर 1 होमोजाइगस टॉल मतलब 1 कैपिटल टी है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है और 1 स्मॉल टी है। तो यहाँ पर रेशियो हमें जीनोटिपिक वाला रेशियो क्या मिल जाएगा, 1:2:1 मिल जाएगा। 1 प्योर टॉल होगा और 2 यहाँ पर क्या होंगे, हाइब्रिड टॉल होंगे और 1 यहाँ पर क्या होगा, प्योर ड्वार्फ होगा। अब यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के देखिए आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए पैरेंटल टॉल है, ये हमने यहाँ पर ड्वार्फ लिया। जब यहाँ से गैमेट बनाकर उसमें क्रॉस करवाया तो जितने भी अपन जनरेशन आए थे सब कैसे थे, टॉल थे, इस तरह से थे, अपने डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे थे। जब इनका आपस में सेल्फिंग करवाया गया तो हमें 4 इस तरह से मिले। हमने ऐसे बाहर से देखा तो हमने कहा ये 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है, मतलब हमने यहाँ पर क्या बताया, फिनोटाइप बताया। हमने कहा ये वाला टॉल जो है होमोजाइगस वाला है, ये दोनों टॉल हेटेरोजाइगस वाले हैं, और ये जो ड्वार्फ है ये कौन सा वाला है, तो ये स्मॉल टी वाला है, होमोजाइगस वाला, तो ये ड्वार्फ है, मतलब हम जीनोटाइप बता रहे हैं। अगर हमें इसमें से पूछा गया जो F2 जनरेशन है इसका कितना परसेंट टॉल होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 इंडिविजुअल F2 जनरेशन में बने हुए हैं, इसमें से टॉल वाले जो है उनको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, बाकी सबको नीचे रख देंगे। टॉल वाले 3 है, 3 को ऊपर रखा, टोटल ऑर्गेनिज्म 4 है तो 4 को नीचे रखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना परसेंट आ गया, 75% आ गया। फिर हमने क्या किया, ड्वार्फ हमको पता करना है, तो ड्वार्फ का परसेंटेज देखना है, तो हमने ड्वार्फ को ऊपर रखा, ड्वार्फ 1 है एंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं F2 में, तो 4 है, 4 को नीचे रखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन सॉल्व कर लिया, 25% आ गया। जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो यहाँ पर एक कैपिटल टी होगा, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी होगा एंड 1 स्मॉल टी होगा। इसका भी परसेंटेज ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात आपको और ध्यान देना है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्हें ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने वर्क किस पर किया था, वर्क ऑन पी प्लांट पर इन्होंने किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी को समझने के लिए। एक बात और ध्यान रखना कि ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, इनका जो बर्थ हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो बेस्ड किस पर था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। एंड इसके अलावा हेटेरोजाइगस कंडीशन इन्होंने बताया, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार इसको फिर भी रीड कर लेते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट इन ए हेटेरोजाइगस कंडीशन the allele whose characters are expressed over the other allele is called dominant allele, and characters of the dominant allele are called dominant character। मतलब जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर रखते हैं। अगर डोमिनेंट एलील है तो चाहे होमोजाइगस फॉर्म में हो चाहे हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर रिसेसिव एलील है तो सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस के फॉर्म में क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस? पहली बात, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसमें ये बताया गया, पहला क्या था कि कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल करता है एक डिस्क्रीट यूनिट के थ्रू जिसका नाम क्या था, फैक्टर। पहले मेंडल ने जीन को क्या बोला था, फैक्टर बोला था। और ये जो फैक्टर्स होते हैं इन्होंने क्या बोला था, वो पेयर्स में होते हैं। पहले फैक्टर ही बोला गया था जीन को, बाद में जीन बोला गया। अब बात करते हैं, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर आर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। अगर वन पेयर फैक्टर है तो एक जो होगा वो कैसा होगा, उस पेयर में से एक जो मेंबर होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा जो मेंबर होगा वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। वहीं पर देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ओनली द वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो F1 जनरेशन होती है उसमें सिर्फ एक पेरेंटल कैरेक्टर आती है, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है।
ये लॉ बेस्ड किस पर थी? फैक्ट पर बेस्ड थी। इन्होंने कहा कि एलील कोई भी एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ध्यान रखना है, एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड द बोथ कैरेक्टर आर रिकवर्ड सच इन F1 generation through one of these in not seen at the F2 stage। यहाँ पर नहीं, ये होगा कि दोनों कैरेक्टर हमें एक्सप्रेस होते हैं F2 जनरेशन में, बोथ कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे हमें F2 जनरेशन में, जो कैरेक्टर हमको F1 में नहीं दिखे थे। ठीक, मीन्स कि जो F2 जो कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में नहीं दिखे थे वो F2 जनरेशन में हमको दिख जाएंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? F1 जनरेशन में एक पैरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे थे, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पैरेंट एक्सप्रेस हो रहे थे। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है? F1 जनरेशन एक भी पैरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा था, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पैरेंटल कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मेंडल ने जीन कितने लिए? यहाँ पर मेंडल ने जो जीन लिए थे वो यहाँ पर 2 लिए थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मेंडल ने जीन कितने लिए थे? यहाँ पर मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन लिया था और एलील कितना लिया था? 4 लिया था। कैरेक्टर कितने लिए थे? 2 लिए थे। और ट्रेट कितने लिए थे? 4 लिए थे। कैरेक्टर इन्होंने 2 कौन कौन से लिया था? सीड का शेप लिया था और सीड का कलर लिया था। और इन्होंने ट्रेट कौन कौन सा लिया था? सीड का राउंड और रिंकल्ड लिया था, और जो कलर लिया था सीड का वो येलो और ग्रीन लिया था। ये मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीन कितने लिए? 2 लिए। एलील कितने लिए? 4 लिए। कैरेक्टर कितने लिए? 2 लिए। कौन सा कैरेक्टर? सीड का शेप था और सीड का कलर था। ट्रेट 4 है, तो सीड के शेप में राउंड और रिंकल्ड लिया था। सीड के कलर वाले कैरेक्टर में इन्होंने ट्रेट क्या लिया? येलो और ग्रीन लिया। राउंड वाला डोमिनेंट होगा, रिंकल्ड वाला रिसेसिव होगा, येलो वाला डोमिनेंट होगा और ग्रीन वाला रिसेसिव होगा। पेरेंट प्लांट भी इन्होंने 2 लिए थे। जो पहला पेरेंट था वो राउंड येलो सीडेड था और दूसरा पेरेंट रिंकल्ड ग्रीन सीडेड था। चलिए अब हम लोग सीखते हैं गैमीट बनाना। डाई हाइब्रिड क्रॉस में गैमीट बनाना थोड़ा सा टफ है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो काफी आसान था। ये देखिए, नंबर ऑफ गैमीट्स इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या बताता है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कैरेक्टर को बताता है। अब देखिए, मान लीजिए जो यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर एलील 2 हैं, कैपिटल टी, तो हमें नंबर ऑफ गैमीट देखना है तो 2 की पावर n करना है। क्या यहाँ पर हेट्रोजाइगस एक भी आपको दिख रहे हैं? हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है, तो हमने इस 2 पर 0 लगा दिया। 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर एक ही टाइप का बनेगा 1 कैपिटल टी। जैसे अगर कैपिटल ए है तो यहाँ का जो गैमीट बनेगा कैपिटल ए बनेगा। कैपिटल आर है तो गैमीट यहाँ पर कैपिटल आर बनेगा। अब यहाँ पर भी देखिए, ये भी आपका होमोजाइगस फॉर्म में है, जबकि हमें नंबर ऑफ गैमीट पता करने के लिए हेट्रोजाइगस कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 गैमीट बनेगा। स्मॉल ए है तो यहाँ पर गैमीट ए बनेगा। स्मॉल आर है तो यहाँ पर भी गैमीट स्मॉल आर बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी आपको, ये भी आपका होमोजाइगस है, ये भी आपका होमोजाइगस, हमें हेट्रोजाइगस ढूंढना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? n की जगह 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो यहाँ पर हमको इसी फॉर्म में मिलेगा। इसके वजह से कैपिटल आर, इसके वजह से एक जाएगा, वो है कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई गैमीट हमें मिल गए। अब देखिए, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब हमको यहाँ पर एक हेट्रोजाइगस मिल गया, हमने 2 की पावर 1 लगा दिया। 2 की पावर 1 लगाया तो 2 टाइप के हमें गैमीट मिलेंगे। एक तो हमें कैपिटल टी मिलेगा और एक हमें स्मॉल टी मिलेगा। कैपिटल ए स्मॉल ए है तो हमें कैपिटल ए और मिलेगा और स्मॉल ए बनेगा। कैपिटल आर स्मॉल आर है तो हमें एक कैपिटल आर गैमीट मिलेगा और एक स्मॉल आर मिलेगा। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो यहाँ गैमीट बनाने का थोड़ा सा तरीका दूसरा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार हम ऐसे इधर लिखेंगे कैपिटल आर,
फिर हमने लिख दिया इधर स्मॉल आर, ऐसे लिख दिया इसको उठा करके। अब इसको डोमिनेंट को इसके साथ लगाएंगे और रिसेसिव को इसके साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए 4 टाइप के गैमीट बन गए यहां से। यहां पर अगर नंबर ऑफ गैमीट हम देखें तो इस फार्मूले पर रखिए तो यहां पर हेटेरोजाइगस 2 हैं, तो 2 की n के बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2। नंबर ऑफ गैमीट यहां पर कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो क्लियर हुआ गैमीट बनाना। आगे ये देखिए यहाँ पर हम लोग डाई हैवी क्रॉस देखते हैं। यहाँ पर हमने ये डायग्राम पेस्ट कर लिया है बिकॉज यहाँ पर जिससे आप समझ पाए कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। अब यहाँ पर जो पेरेंटल लिया गया, ये देखिए पेरेंट है, पेरेंटल जनरेशन है, ये पेरेंट का ये राउंड, हमने क्या बोला था कि राउंड येलो जो है एक पेरेंट है और एक जो है कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने पहले गैमीट बना लिया। यहाँ से जो गैमीट बना, एक गैमीट यहाँ से बना, कैपिटल वाई आया और कैपिटल आर आया, एक गैमीट यहाँ से स्मॉल वाई और स्मॉल आर आया। फाइनली यहाँ पर जो F1 जनरेशन जब इनका हमने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आ गए। अब हम ऐसे ही एक और प्लांट लेंगे और उसकी क्या करवा देंगे, सेल्फिंग करवा देंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का जब सेल्फिंग करवाएंगे तो सबसे पहले हमें गैमीट बनाना होगा। अगर हम इसका गैमीट बनाएं तो ये 4 टाइप हेटेरोजाइगस से 4 टाइप का गैमीट बनेगा। जैसे हमने बताया था वैसे ही यहाँ पर बनेगा। अगर हम इसका बनाते हैं तो हमने क्या बोला कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है यहाँ पर, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो कैपिटल आर स्मॉल आर है इसको हमें कितनी बार लिखना है, एक बार हमको यहाँ पर लिखिए कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये कैपिटल वाई को इसके साथ चिपका दिया, स्मॉल वाई को इसके साथ चिपका दिया, कैपिटल वाई को इसके साथ चिपका दिया, स्मॉल वाई को इसके साथ चिपका दिया। ये हमको 4 टाइप के गैमीट बन गए। यही 4 टाइप हमने एक को क्या मान लिया, मेल मान लिया और एक को हमने फीमेल मान लिया। मेल को हमेशा कहां पर रखेंगे, मेल को हमेशा रखेंगे एक्स एक्सिस पर और फीमेल को रखेंगे वाई एक्सिस पर। अब हमने देखिए यहां पर हमने रख दिया, अब इधर वाला हमने इधर रखा, इधर ये रखा है, इसको उठाया इसके साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिख दिया, इसको उठाया इसके साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिख दिया, इसको उठाकर इसके साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिख दिया, इसको उठा के इसके साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिख दिया। ऐसे ही इसको उठाया इसके साथ यहाँ लिखा, इसको उठाया इसके साथ यहाँ लिखा, इसको उठाया इसके साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिख दिया, इसको इसके साथ उठा के यहाँ लिख दिया, इसको उठाकर इसके साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिखा, इसको उठा के इसके साथ क्रॉस करवा के यहाँ लिखा, इसको उठाकर इसके साथ क्रॉस करवाया यहाँ लिखा। ऐसे ही हम इसको भी उठा के करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने इसको उठाकर इसके साथ क्रॉस करवाया, कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब वही देखिए हमने आइडेंटिटीज बस एक साथ लिख दिया है, क्या, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। ऐसे ये पूरा आपको यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर बात आता है कि टोटल F2 जनरेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने बने, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पर 16 बने हुए हैं। अगर 16 की यहाँ पर बात करें तो इसमें से देखिए कितने जो है राउंड येलो होंगे, तो 9 जो है राउंड येलो होंगे, 4 ये वाले होंगे आपके और 3 ये हो गए, तो 4 and 3 7 8 9, तो 4 आपके राउंड येलो हो गए हैं। अब इसके अलावा आपका बात आता है कि अभी हम फिनोटाइप देख रहे हैं, इसमें से राउंड ग्रीन कितने हैं, देखिए राउंड ग्रीन कितने हैं, 3 होंगे, 1 2 3, 3 यहाँ पर राउंड ग्रीन है। अब बात आता है येलो रिंकल्ड कितने हैं, येलो रिंकल्ड 1 2 3 है। अब बात आता है ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं, ग्रीन रिंकल्ड 1 है। यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा आपका 9:3:3:1। यहाँ पर पेरेंटल कितना होगा, 16 में से 10 पेरेंटल होगा और यहाँ पर 6 कैसे होंगे, नॉन पेरेंटल होंगे। अब देखिए परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल अगर हमें निकालना है तो नॉन पेरेंटल कितने हैं, 6 है, 6 को ऊपर रखा, टोटल नीचे रखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉन पेरेंटल आ गए। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें पेरेंटल निकालना है तो पेरेंटल टोटल कितने हैं, ये वाला और लास्ट वाला, तो 10 को ऊपर रखा और टोटल को नीचे रखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब जीनोटिपिक रेशियो हम कैसे याद रखेंगे कि हमने एक बार 4 रखा लिखा, 4 बार 2 लिखा और 4 बार 1 लिखा, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। देखिए क्या कहता है,
Law of independent assortment state that the inheritance of one pair of gene is independent inheritance of another pair. इसमें यह बोला गया है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर का जीन होता है और दूसरे पेयर ऑफ जीन से डिफर करता हुआ हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में देख चुके हैं। अब बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन की। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वह एक प्रोसेस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑटोसोम होगा और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। चलिए यहीं पे समझ लेते हैं। अगर बात करते हैं मेल इंडिविजुअल का, तो मेल में जो क्रोमोसोम होगा 2n इक्वल टू क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होते हैं मेल में। 2n चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ह्यूमन में क्रोमोसोम 46 होते हैं। लिखेंगे कैसे, 2n इक्वल टू 44 प्लस XY। ये जो है 44 है ये ऑटोसोम होंगे और जो XY है ये सेक्स क्रोमोसोम होंगे। अब वैसे ही बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में भी 2n इक्वल टू 44 प्लस X और X होंगे। ये जो 44 होगा ये ऑटोसोम होगा और ये जो होगा वो X सेक्स क्रोमोसोम होगा। ये क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा, ये सेक्स क्रोमोसोम। देखिए मेल एंड फीमेल के जो 44 ऑटोसोम है, ये फीमेल का भी 44 मेल का 44 ये बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंस होता है लास्ट वाले में, मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आने वाली जनरेशन होगी, कोई कपल है उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो मेल होगी या फीमेल होगी, ये कैसे पता करेंगे। यहाँ पर हमने एक फादर को ले लिया, एक मदर को ले लिया। अब हमने इनके बीच में क्रॉस करवा दिया। जो फादर है इनके पास सेक्स क्रोमोसोम XY है, जो मदर है इनके पास X है। देखिए क्रॉस कैसे करवाते हैं। मान लीजिए एक हमने यहाँ पर जो फादर है, जो मेल इंडिविजुअल है, फादर है जो मेल है, इनको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ये फादर हैं और यहाँ पर मदर है। मदर को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। फादर का जो सेक्स क्रोमोसोम है XY है और मदर का जो है वो X और X है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ एक X को उठाया, यहाँ पर क्रॉस करवा के X लिख दिया, X लिख दिया, फिर इस X को क्रॉस लिखा यहाँ पर करके यहाँ पर X और X लिख दिया। अब फिर हमने यहाँ से Y को उठाया, Y को इसके साथ क्रॉस करवा के हमने क्या लिख दिया, X और Y लिख दिया। Y को इसके साथ क्रॉस करवा के X और Y, मतलब जो आने वाली संतान होगी 50% चांस है कि वो फीमेल होगी और 50% चांस होगी कि जो आने वाली जनरेशन है वो मेल होगा। तो जो जनरेशन है आने वाली वो 50-50% चांस होता है मेल एंड फीमेल होने का। बट अगर मेल होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, फादर होगा। देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट लिखा हुआ, इसको देख लीजिए कि एवरी इंडिविजुअल पजेस 2 एलील एंड ओनली 1 एलील पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग। कह रहा है कि हर इंडिविजुअल में 2 एलील पाए जाते हैं, केवल एक एलील ही पास होता है उनके ऑफस्प्रिंग में। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो वन पेयर ऑफ जीन होगा वो दूसरे पेयर ऑफ जीन पर इंडिपेंडेंट रहेगा। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देख चुके हैं। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जीन इनहेरिटेड होता है उनके पेरेंट्स से, किसके थ्रू, सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू। अब जैसे देखिए ह्यूमन में फीमेल में XX होगा क्रोमोसोम और मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो XY होगा। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर जल्द ही आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।